Chapter 13 of Kaplan अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फंक्शन इन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी अकाउंट्स या फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो नॉर्मली फाइनेंस डायरेक्टर है। अब फाइनेंस डायरेक्टर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो बेसिकली क्या है? सबसे पहली चीज़ है डेट इक्विटी स्ट्रक्चर। अब कोई भी कंपनी जो है उसके जो एसेट्स हैं वो इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज या डेट है। यानी कि एसेट्स, हम इसको अगर हम इंटरप्रेट करें तो एसेट्स आर फाइनेंस्ड बाय इक्विटी और डेट। अब अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोई नॉन करंट एसेट परचेज करना चाहती है, बिजनेस को एक्सटेंड करना चाहती है, तो उसके लिए उसको फाइनेंस चाहिए है, कैश चाहिए। अब वो फाइनेंस रेज करना है तो उसके लिए फाइनेंस डायरेक्टर ये डिसाइड करेगा कि वो इक्विटी के थ्रू फाइनेंस रेज करे, कैश जनरेट करे। इक्विटी के थ्रू का मतलब ये है कि नए शेयर्स इशू किए जाएं, या वो डेट के थ्रू फाइनेंस किया जाए, यानी कि डिबेंचर्स या लोन नोट्स या इटसेल्फ लोन ले लिया जाए। तो डेट टू इक्विटी स्ट्रक्चर जो है वो क्या होनी चाहिए? अब डेट टू इक्विटी स्ट्रक्चर का मतलब है कि फॉर एग्जांपल करंटली कंपनी के अगर 1000 मिलियन 100 मिलियन के एसेट्स हैं, उसमें 70 मिलियन इक्विटी है तो 30 मिलियन क्या है? डेट है। तो अब अगर फाइनेंस डायरेक्टर ये देखता है कि हमें 60-40 रेशो से जो है वो क्या करने हैं, अपने डेट और इक्विटी रखनी है, तो इसका मतलब ये है कि वो फर्दर डेट लोन नोट्स इशू कर सकता है। तो अगर 20 मिलियन का एसेट है जो परचेज करना है तो वो फर्दर 20 मिलियन के लोन नोट्स इशू कर दे, या 18 मिलियन के लोन नोट्स इशू करे और 2 मिलियन के शेयर्स इशू कर दे। तो ये डिसीजन जो है डेट टू इक्विटी स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, ये कौन ले रहा है? फाइनेंस डायरेक्टर। फाइनेंशियल मेजरमेंट ऑफ कमर्शियल सक्सेस, यानी कि जीपी रेशो, एनपी रेशो, उसके अलावा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रेजिडुअल इनकम, ये सारी जो रेशोज हैं कमर्शियल सक्सेस की, उसकी मेजरमेंट जो है वो भी फाइनेंस डायरेक्टर कर रहा होता है। रिसोर्स एलोकेशन, अब एक ऑर्गेनाइजेशन है वो आगे सब डिवाइड हुई हुई है डिवीजन्स में। डिवीजन 1 है, डिवीजन 2 है, डिवीजन 3 है, या वो डिवाइड हुई हुई है प्रोडक्ट की बेसिस पे। प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, जैसे यूनिलीवर है तो उसकी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है। तो उन डिवीजन्स को या उन प्रोडक्ट्स को कितने रिसोर्सेज चाहिए? अब अगर नए शेयर्स इशू किए गए हैं, उनमें से 40 मिलियन जो है वो कैश रेज की गई, तो ये 40 मिलियन में से डिवीजन 1 में कितना इन्वेस्ट किया जाए, डिवीजन 2 में कितना इन्वेस्ट किया जाए, डिवीजन 3 में कितना इन्वेस्ट किया जाए, ये रिसोर्स एलोकेशन है। प्लानिंग इक्विजिशन, कि अगर हमने नया एसेट एक्वायर करना है तो वो एक्वायर कैसे किया जाए। एंड डाइवेस्टमेंट्स, और अगर किसी जगह से इन्वेस्टमेंट निकालनी है, कोई प्रोजेक्ट बंद करना है, तो उसके बारे में जो डिसीजन है वो भी फाइनेंस डायरेक्टर ले रहा है। डिविडेंड पॉलिसी, कि कम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कितना दिया जाए, तो जो इनिशियल पॉलिसी है वो फाइनेंस डायरेक्टर ही बनाते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ये डिस्कशन हो रही होती है, लेटर ऑन उसकी अप्रूवल जो है वो शेयर होल्डर्स करते हैं। शेयर होल्डर, स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंशियल प्रेस, के जो इंफॉर्मेशन वगैरह है स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड, ठीक है, उसको कैसे डील करना है, अपनी कंपनी के बारे में जो गुड न्यूज़ है वो कैसे स्प्रेड करनी है। रिलेशनशिप्स, जो स्टेक होल्डर्स हैं, खाली स्टॉक होल्डर्स नहीं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ कैसे रिलेशनशिप्स बनाने हैं। अब फाइनेंस डायरेक्टर के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उसमें सबसे पहले है चीफ अकाउंटेंट। तो उसका काम जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करनी है वो इसने करनी है। और ऑडिटर रिलेशनशिप, जो इंटरनल ऑडिटर है या एक्सटर्नल ऑडिटर्स हैं उनके साथ जो डीलिंग है वो चीफ अकाउंटेंट करेगा। ट्रेजरर है, तो ट्रेजरर के जो रोल है डेट स्ट्रेटजी, के लोन कैसे लेना है, डिबेंचर इशू करने हैं तो उन पे क्या इंटरेस्ट ऑफर करें, क्या डिबेंचर इशू करें या बैंक से लोन ले लें। करेंसी मैनेजमेंट, उसमें फॉरेन एक्सचेंज आपने पेमेंट करनी है, अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल वगैरह, तो उसके लिए अगर आपको डॉलर्स चाहिए तो वो कैसे एक्वायर करने हैं, क्या एडवांस में हम परचेज करके रख लें। वो असेस करेगा कि फ्यूचर में अगर एक्सचेंज रेट फॉल कर रहा है तो अभी नहीं खरीदते, बाद में खरीद लेंगे। वर्किंग कैपिटल जो है उसको मैनेज करना, कि आपके पास करंट एसेट्स इतने होने चाहिए कि आप अपनी करंट लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर सकें,
ये भी जो है वो ट्रेजरर का काम है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, प्रोजेक्ट 1 है, प्रोजेक्ट 2 है, प्रोजेक्ट 3 है। उसमें आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की जाए, तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स हैं, बेसिकली पे बैक पीरियड है, आईआरआर है, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड है, नेट प्रेजेंट वैल्यू है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स जो है वो ट्रेजरर यूज करके ये डिसाइड करेगा कि कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बैंकिंग फोरकास्टिंग के हमें फ्यूचर में अगर लोन चाहिए है तो उसके लिए जो है वो फोरकास्टिंग जो है वो भी ट्रेजरर करेगा। इंटरनल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है वो आपकी ये डिसाइड करना कि हमने पैसा कहाँ कहाँ पे रखना है, किस किस जगह पे, बैंक अकाउंट्स कितने हैं, वगैरह वगैरह। रिस्क मैनेजमेंट, अगर किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो बिजनेस रिस्क होता है उसके फेलियर की चांस है तो उस रिस्क को मैनेज करेगा। अब रिस्क मैनेजमेंट में वो रिस्क को डाइवर्सिफाई करता है, ठीक है, कि क्या कहते हैं उसको, डाइवर्ट कर देता है कि इंश्योरेंस करवा ले उसकी, उसको इग्नोर करना है अगर वो छोटा मोटा रिस्क है। तो ये डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजीज जो हैं ये भी ट्रेजरर का रोल है। टैक्स मैनेजर, तो टैक्स स्ट्रेटजी, टैक्स प्लानिंग टूल्स होते हैं डिफरेंट कि किस तरह से टैक्स जो है वो पे करना है, अगर हमने उसके लिए कैश अरेंज करना, ये उसकी फाइल रिटर्न रिटर्न फाइल करना, उसकी कैलकुलेशन करना, ये सारा काम टैक्स मैनेजर का है। टैक्स मिटिगेशन, टैक्स बचाया कैसे जा सकता है, तो उसमें ये चीज़ है कि टैक्स अवॉइडेंस होनी चाहिए, टैक्स अवेजन नहीं होनी चाहिए। टैक्स अवॉइडेंस है टैक्स बचाना लीगल तरीका, टैक्स अवेजन टैक्स चोरी है। कंप्लाइंस, जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं टैक्स की वो पूरी हो, उनको फॉलो किया जाए, उसमें डॉक्यूमेंट कितने अरसे के लिए रिटेन रखने हैं, वो रिटेंशन पॉलिसी जो है वो मेंटेन करना, ये सारा काम टैक्स मैनेजर का है। मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये भी फाइनेंस डायरेक्टर के नीचे काम कर रहा है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन जो चाहिए है उसको गैदर करना, उसके लिए डिसीजन मेकिंग करना। बजटिंग एंड फोरकास्टिंग काम जो है वो मैनेजमेंट का है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट का है। इंटरनल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल ये शेयर कर रहे हैं ट्रेजरर, और ट्रेजरर जो है वो सीजनल इंटरनल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को देख रहा है, ये कंट्रोल भी देख रहा है कि जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स जो हैं वो भी दोनों में, ट्रेजरर में और मैनेजमेंट अकाउंटेंट दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आ सकती हैं। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग फंक्शन जो है वो बेसिकली तीन मेन फंक्शन है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग फंक्शन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग फंक्शन एंड ट्रेजरी फंक्शन। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग फंक्शन है तो अकाउंटिंग में सबसे पहला काम जो है वो प्राइम एंट्री बुक्स हैं, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, परचेज डे बुक, सेल डे बुक, कैश बुक, पेटी कैश बुक, जर्नल, परचेज रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, ये सारी जो बुक्स बनाना है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बेसिक पर्पज है। या फाइनेंशियल, उसके बाद जो है जब आपकी प्राइमरी बुक्स बन जाएंगी तो उसके बाद लेजर्स प्रिपेयर करना। तो अब वो अकाउंटिंग साइकिल को अगर हम देखें तो सबसे पहले ट्रांजैक्शंस जो हैं वो रिकॉर्ड होंगी डॉक्यूमेंट्स पे, उनकी बेस पे जो है वो डे बुक्स बनेंगी जिनको हम प्राइमरी बुक्स कहते हैं। उसके बाद लेजर्स बनेंगे, लेजर्स यहाँ पे दरमियान में जो है वो ट्रायल बैलेंस बनेगा। और उसके बाद आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ये सारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के फंक्शंस हैं। हाँ जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों प्रिपेयर की जाती हैं? अगर हम ओनर्स की बात करें तो ओनर्स ये देखना चाहते हैं कि प्रॉफिटेबल है बिजनेस या लॉस में जा रहा है, क्या उसको चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए। मैनेजर्स जो हैं वो अपनी परफॉर्मेंस, अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कंपनी अचीव कर रही है या नहीं कर रही। बैंक्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसलिए चाहिए कि वो ये डिसाइड करना चाहते हैं कि बैंक बिजनेस को लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। एम्प्लॉयज़ जो है वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को देखेंगे और उसकी बेस पे अपनी वेजेस असेस करेंगे कि हमें प्रॉपर वेजेस पे की जा रही हैं या नहीं की जा रही। सप्लायर्स एंड कस्टमर, सप्लायर ये देखेगा कि बिजनेस को क्रेडिट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। कस्टमर जो है वो ये देखेगा कि अगर हम इससे कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो प्रोडक्ट की क्वालिटी वगैरह क्या है या बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो कोई ऐसी, अगर हमने फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है जो कि हमसे मशीन परचेज कर रहा है तो हम आफ्टर सेल सर्विस दे रहे हैं लेकिन 2 साल बाद बिजनेस बंद हो जाता है तो उसको स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलेंगे, उस मशीन को रिपेयर करना उसके लिए इशू हो जाएगा। गवर्नमेंट जो है वो टैक्स पर्पस के लिए देख रही होती है, इसके अलावा ये भी देख रही होती है कि जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनके साथ कंप्लाइंस है, उनको फॉलो किया गया है या
नहीं किया गया। ये सारे डिफरेंट यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो कि ये देखते हैं, हर एक का अपना अपना जो है वो रिक्वायरमेंट है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसको चाहिए। अब उसके बाद एक इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है, which means that the financial statements cover the organization financial performance and पोजीशन। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की जब हम बात करते हैं तो वो इनकम स्टेटमेंट के थ्रू हमें पता चलती है, और अगर हम फाइनेंशियल पोजीशन की बात करते हैं तो वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, उससे हमें पता चलती है यूजिंग थ्री प्राइमरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेंशन्ड अर्लियर। तीसरी है जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट, बट आल्सो रिपोर्ट ऑन एनी अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दैट वुड बी ऑफ इंटरेस्ट टू द यूजर्स। कि इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग में वो जो बेसिक तीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो तो इशू की जा रही हैं, उसके अलावा जो है वो और अगर कोई भी रिपोर्ट चाहिए होती है, चाहे वो लीगली रिक्वायर्ड हो या एथिकली रिक्वायर्ड हो, वो उसको देख रहा होता है। द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस रिगार्डिंग एथिक्स एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बारे में जो है वो अब नॉर्मली अब एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनकी है कि रिसोर्सेज जो हैं उनको प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए, तो उसके बारे में जो डायरेक्टर्स हैं वो रिपोर्ट देते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी अंडरटेकिंग दे रहे होते हैं कि अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरस्टैंड करती है और उसको फॉलो कर रही होती है। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कैपिटल, with integrating reporting instead of having environmental and social issues reported in separate section। अब एनवायरमेंटल जो CSR थी, बेसिकली ये जो रिपोर्ट है ये किसके बारे में है, एनवायरनमेंट के बारे में, कि हम एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करें, इसको सेपरेट इशू करने की बजाय और स्टैंड अलोन सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के सस्टेनेबिलिटी रिसोर्सेज जो है वो सस्टेनेबल वे में यूज किए जा रहे हैं। द आइडिया दैट वन रिपोर्ट शुड कैप्चर द स्ट्रेटेजिक and operational actions of management in its holistic approach to business and stakeholders well-being। कि एक ही जो रिपोर्ट है वो इशू की जाए, उसमें वो तीन बेसिक रिपोर्ट्स और CSR जो है उसको कंबाइन करके इशू किया जाए, तो इसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। इंटीग्रेट का मतलब होता है इकट्ठा करना। The management accountant must be able to collaborate with top management in the integration of financial well-being with community and stakeholders well-being। Integrated reporting will bring statutory reporting closer to the management accountant and will make management accountants even more important। अब इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग जो है वो बेसिकली जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो ये देख रहा होगा कि जो रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहे हैं, मटेरियल वेस्ट तो नहीं हो रहा। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो थी वो बेसिकली चीफ अकाउंटेंट का काम था। मैनेजमेंट अकाउंटेंट और चीफ अकाउंटेंट जो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग है इसने उन दोनों को जो कोऑपरेशन है उसको इम्प्रूव कर दिया, उसकी जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट की जो ज़रूरत है वो बढ़ गई है। द मैनेजमेंट अकाउंटेंट विल बी एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन। अब जब इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग हो रही है तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटेंट को क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, इज अ बैलेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। अब वो प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन इस तरह की होनी चाहिए कि क्वांटिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स और उसके क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स जो है उनके दरमियान एक बैलेंस होना चाहिए। अब एनवायरनमेंट डैमेज नहीं किया जा रहा, ये बेसिकली एक क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन में मटेरियल कितना यूज हो रहा है, यूज कितना होना चाहिए था, वेरिएंस एनालिसिस, वेरिया लिंक्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर परफॉर्मेंस, वो इंफॉर्मेशन जो है वो तीनों परफॉर्मेंसेस का एक लिंक डेवलप कर रही हो। कंसीडर्स द रेगुलेटरी इम्पैक्ट्स ऑन परफॉर्मेंस के जो हमने बहुत सी जगहों पे, फॉर एग्जांपल हमने पहले बात की थी कि मटेरियल हमने वो यूज करना है जो कि टॉक्सिक ना हो, जहरीला ना हो। तो अगर एक लॉ पास हो जाता है तो उससे परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि इन रेगुलेशंस का हमारी परफॉर्मेंस पे कितना इम्पैक्ट पड़ा है, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी इंक्रीज हुई है। प्रोवाइड्स एन एनालिसिस ऑफ फैक्टर्स दैट कुड इम्पैक्ट इन फ्यूचर। कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट ऐसी है जो कि फ्यूचर में लॉ पास होने जा रहा है, उसका हमारे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट होगा, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो भी क्या कौन प्रोवाइड करेगा, मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अब इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का जो कैपिटल के साथ रिलेशनशिप है वो क्या, देयर इज अ क्लियरली नीड ऑफ प्रोफेशन टू एक्सेप्ट द चैलेंज फॉर बीइंग द मैकेनिज्म फॉर न्यू टाइप ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब ये ट्रांसपेरेंसी ये है कि हम सस्टेनेबल ग्रोथ जो है तो उसको प्रॉपरली रिपोर्ट करना जो है ये जरूरी हो गया, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कोई झूठ नहीं होना चाहिए उसमें। एंड अकाउंटेबिलिटी, और ऑर्गेनाइजेशन जो है अगर वो
अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रही तो वो अकाउंटेबल होगी on one that incorporates social and environmental impacts as well as economic ones। तो पहले तो हम सिर्फ इकोनॉमिक कंडीशंस को देख रहे थे, अब अपनी परफॉर्मेंस जो है वो इकोनॉमिक एरियाज में देख रहे थे कि हमारा प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, हमारा मार्केट शेयर इंक्रीज कर रहा है, लेकिन अब जो सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स पढ़ रहे हैं उसको भी इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है। द रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन सस्टेनेबिलिटी इज एज येट नॉट वेल एस्टेब्लिश्ड। However, it is anticipated that over time integrated reporting will become the corporate reporting norm। के कॉर्पोरेशन रिपोर्टिंग अभी तक इंटीग्रेटेड जो सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग है या सीएसआर है, ये रिपोर्टिंग जो है वो मैंडेटरी नहीं है, किसी भी जगह पे लाजमी नहीं है। लिस्टिंग रूल्स में तो आती है कि स्टॉक एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट है, वो भी कुछ कंट्रीज में बड़े और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दिस विल ऑफर अ प्रोडक्टिव एंड रिवॉर्डिंग फ्यूचर नॉट ओनली फॉर मैनेजमेंट अकाउंटेंट बट फॉर सोसाइटी एज होल। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है उसका रोल जो है वो कह रहे हैं कि फ्यूचर में बढ़ने जा रहा है। द इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क रिकॉग्नाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ लुकिंग एट फाइनेंशियल एंड सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस in an integrated way, one that emphasizes the relationship between what it identify as six capitals। तो सबसे पहली जो चीज है वो है फाइनेंशियल कैपिटल। दिस इज व्हाट वी ट्रेडिशनली थिंक एज कैपिटल, फॉर एग्जांपल शेयर्स, बॉन्ड्स। तो ये एक पुराना कॉन्सेप्ट जो कैपिटल का है वो बहरहाल स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है। मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल, दिस फॉर्म ऑफ कैपिटल कैन बी डिस्क्राइब्ड एज comprising of material goods or fixed assets which contribute to production process rather than being the output itself। तो टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, यानी कि जो आपके नॉन करंट एसेट्स हैं या करंट एसेट्स हैं जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं, इट सेल्फ गुड्स नहीं, यानी कि इन्वेंट्री इसमें शामिल नहीं है, ये क्या कहलाएगा? मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल, यानी कि हम इसको यूं कह सकते हैं मैन मेड रिसोर्सेज। उसके बाद इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, जो ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च करती है अपनी, उस रिसर्च की बेस पे उसकी जो फाइंडिंग्स हैं उन फाइंडिंग्स को यूज करके वो कोई फ्यूचर में न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट की वजह से कंपनी फ्यूचर में ग्रो कर सकती है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन का इंटेलेक्चुअल कैपिटल है। ह्यूमन कैपिटल जो लेबर है, उसमें भी ह्यूमन कैपिटल कैसे है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ट्रेनिंग कॉस्ट इंकर कर रही होती है अपनी लेबर के ऊपर, उनको ट्रेन कर रही है, उनको नॉलेज प्रोवाइड कर रही है। अगर वो लोग हेल्दी हैं, मोटिवेटेड हैं, स्किल्ड हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है? ह्यूमन कैपिटल है, एक ऐसा रिसोर्स है जिससे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न कर सकती है। सोशल एंड रिलेशनशिप कैपिटल, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का सोशल रिलेशनशिप अच्छा है, उसका मार्केट में एक अच्छा नाम है, लोग उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, तो ये सारे फैमिलीज हैं, कम्युनिटीज हैं, बिजनेसेस हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, स्कूल्स हैं, ये सारे जो हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोशल एंड रिलेशनशिप कैपिटल है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन अगर अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पूरी कर रही है, सस्टेनेबल ग्रोथ है, वो नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय नहीं कर रही, तो ऑटोमेटिकली उसकी मार्केट में एक गुडविल बनेगी, उस गुडविल की वजह से लोगों के साथ उसके रिलेशंस बनेंगे, और वही जो लोग हैं वो कल को फ्यूचर में उसके लिए एक एसेट, एक कैपिटल, एक रिसोर्स के तौर पर काम कर रहे होंगे। नेचुरल कैपिटल है, दिस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एनी स्टॉक ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल विद इन द एनवायरमेंट। अब जितनी भी फॉर एग्जांपल नए रिजर्व्स जो हैं, ऑयल रिजर्व्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, नई डिस्कवरीज हो रही हैं, कोई न्यू जो है वो रिसर्च है, उसकी कोई फाइंडिंग आ रही है, साइंटिस्ट जो है वो कोई न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन डेवलप कर रहे हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो नेचुरल कैपिटल है जिसको फ्यूचर में वो यूज कर सकती है। अब ये जो जितने भी डिफरेंट टाइप्स के कैपिटल है, अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है फ्यूचर में इनको यूटिलाइज करना चाहती है, फॉर एग्जांपल नेचुरल कैपिटल की बात कर रहे हैं अब अगर, तो कल क्लाइमेट चेंज जो है, तो ये अगर लोगों को डिस्ट्रॉय करेगा तो ऑर्गेनाइजेशंस को खुद भी डिस्ट्रॉय करेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है कि वो पोल्यूशन क्रिएट ना करे, लोगों को नुकसान ना पहुंचाए, तो इसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को खुद भी है। द फंडामेंटल assumption of integrated reporting frame is that these types of capital, whether internal or external to the business, tangible or intangible, represent a potential source of value। तो इन्हीं कैपिटल की बेस पे फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करना है? अपना प्रॉफिट
डेवलप करना है। अब इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल अगस्त 2010 में ये बनाई गई एंड एम वाज टू क्रिएट अ ग्लोबली एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क। जिस तरह IFRS थे तो एक ग्लोबली एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क डेवलप करना जो है इसका काम था। फॉर अ प्रोसेस दैट रिजल्ट्स इन कम्युनिकेशन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन अबाउट वैल्यू क्रिएशन ओवर टाइम। अब वो वैल्यू क्रिएशन कैसे होगी? उन 6 टाइप ऑफ कैपिटल्स के थ्रू। IRC seeks to secure the adoption of an integrated reporting framework, an alternative to recommendations by the GRI by report preparers. For the framework set out several guiding principles and content elements that have to be considered when preparing an integrated report। के एक इंटीग्रेटेड रिपोर्ट जो है अगर बनानी है तो उसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, उसके बारे में गाइडलाइंस जो है वो बेसिकली कौन दे रहा है? इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल। अब वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं? 7 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। strategic focus and further orientation, future orientation. The report should provide an insight into the organization strategy and how it relates to organization ability to create value in the short, medium and long term। creation of value का मतलब है कि वो गुड्स के थ्रू वैल्यू क्रिएट करे, सर्विसेज के थ्रू वैल्यू क्रिएट करे, मतलब जिस तरह से भी वो सोसाइटी को ओवरऑल बेनिफिट प्रोवाइड कर सकती है। तो उसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटजी है वो क्या है और वो किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन की जो एबिलिटी है उसको रिलेट कर रही है फॉर क्रिएशन ऑफ वैल्यू। कनेक्टिविटी ऑफ इंफॉर्मेशन। द रिपोर्ट शुड शो अ होलिस्टिक पिक्चर ऑफ द कॉम्बिनेशन, interrelatedness and dependencies between the factors that affect the organization ability to create value over time। कि वो कौन से फैक्टर्स हैं, उनका आपस में क्या कम्बिनेशन है, क्या रिलेशनशिप है, वो एक दूसरे पे किस तरह से डिपेंडेंट हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी टू क्रिएट वैल्यू को अफेक्ट कर सकते हैं। अब वो एबिलिटी या तो इम्प्रूव होगी या डिक्लाइन होगी, तो डेफिनेटली रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन से यही है कि वो एबिलिटी टू क्रिएट वैल्यू जो है उसकी इंक्रीज होनी चाहिए। स्टेक होल्डर्स के साथ उसके जो है वो रिलेशनशिप क्या है या उन रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है। मटेरियलिटी, डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन अबाउट मैटर्स दैट सब्सटेंशियली अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू क्रिएट वैल्यू। वो कौन से मटेरियल आइटम है जो ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, उनको डिस्क्लोज करना जरूरी है। कंसाइंसनेस रिपोर्ट जो है वो इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, उसमें सिर्फ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। रिलायबिलिटी एंड कंप्लीटनेस, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए उसका जो सोर्स है जहां से वो इंफॉर्मेशन गैदर की गई है वो रिलायबल होना चाहिए, या इटसेल्फ इंफॉर्मेशन जो है वो रिलायबल होनी चाहिए, उसमें एरर्स नहीं होनी चाहिए और वो कंप्लीट होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी, इंफॉर्मेशन जो है वो जो प्रोवाइड की जाए वो एक कंसिस्टेंट बेसिस पे होनी चाहिए, उसका लेआउट, उसका सोर्स वो कंसिस्टेंट होना चाहिए ताकि यूजर जो है वो ओवर द ईयर उसको आपस में कंपेयर कर सके, ये डिसाइड कर सके कि ऑर्गेनाइजेशन अपना रोल किस तरह से प्ले